आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है उन अदृश्य नेटवर्क्स की दुनिया का जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाते हैं। ये वो सिस्टम्स हैं जिनके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं, लेकिन जिनके बिना हमारी आज की दुनिया एक पल में ठहर जाएगी। चलिए इसको करीब से समझते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। हमारी कार को चलाने वाला पेट्रोल, हमारे पेट भरने वाला खाना और आने वाली कल की गाड़ियों को पावर देने वाली बैटरी, सुनने में ये तीनों चीजें कितनी अलग लगती हैं, है ना? पर इन सब में एक बहुत गहरा कनेक्शन है, और वो कनेक्शन है ग्लोबल सप्लाई चेन्स। जी हाँ, ये वो विशाल, अक्सर ना दिखने वाली लाइफलाइंस हैं जो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, और जैसा हम आगे देखेंगे, ये जितनी जरूरी हैं उतनी ही नाजुक भी। तो सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी की। इसको ऐसे समझिए जैसे ये दुनिया के शरीर की नसें हैं, मतलब आर्टरीज। हम जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा समंदर के रास्ते ही बड़े बड़े जहाज़ों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, और कुछ बहुत ही जरूरी रास्तों से होकर गुजरता है। और ये रास्ते अक्सर बहुत तंग जगहों से गुजरते हैं, जिन्हें चोक पॉइंट्स कहा जाता है। अब ये नाम ही बता रहा है कि ये कितनी जरूरी जगहें हैं। यहां अगर जरा सी भी रुकावट आ जाए तो समझिए दुनिया भर में एनर्जी की कीमतें आसमान छू सकती हैं। दुनिया में वैसे तो कई चोक पॉइंट्स हैं, पर 4 सबसे ज्यादा अहम हैं। ये नाम याद रखिएगा: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ मल्लक्का, सुएज कैनाल और बाब अल मंदेब। ग्लोबल एनर्जी के नक्शे पर ये सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं। अब जरा इसके स्केल को समझने की कोशिश करते हैं। सिर्फ एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो यहां से हर दिन 2 करोड़ बैरल से भी ज्यादा तेल गुजरता है। सोचकर देखिए, पूरी दुनिया में जितना तेल इस्तेमाल होता है उसका लगभग 20% हिस्सा सिर्फ एक पतले से रास्ते से होकर जाता है। ये वाकई में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। और हाँ, हॉर्मुज अकेला नहीं है, दूसरे रास्ते भी हैं जो बहुत जरूरी हैं, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ मल्लक्का, जहां से तो हॉर्मुज से भी ज्यादा, लगभग 2.3 करोड़ बैरल तेल रोजाना गुजरता है। ये आंकड़े हमें दिखाते हैं कि समंदर के जरिए होने वाला ये तेल का कारोबार असल में कितना बड़ा है। तो ये तो हो गई एनर्जी की कहानी। अब आते हैं खाने पर, और यहां एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है। एनर्जी और खाना इतने गहरे जुड़े हुए हैं जितना शायद हम सोचते भी नहीं। और इन दोनों के जोड़ने वाली सबसे अहम कड़ी है नेचुरल गैस। जी हाँ, वही नेचुरल गैस जिससे बिजली बनती है या घर गर्म होते हैं। लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा इस्तेमाल है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, यानी खाद बनाने में। और इस खाद के बिना दुनिया की इतनी बड़ी आबादी का पेट भरना नामुमकिन है। ये सब कुछ ग्लोबल फर्टिलाइजर मार्केट का हिस्सा है। ये एक और ऐसा विशाल अदृश्य सिस्टम है जो हमारी फूड सप्लाई की नींव है। एक ऐसी इंडस्ट्री जिस पर पूरी दुनिया की खेतीबाड़ी टिकी है, पर इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस सिस्टम की नज़ाकत को समझने के लिए चलिए अमेरिका का उदाहरण देखते हैं। अलग अलग खाद के लिए उनके इंपोर्ट पर निर्भरता काफ़ी अलग है। जैसे नाइट्रोजन के लिए ये सिर्फ 5.5% है, जो ज़्यादा नहीं है। पर पोटाश को देखिए, 93.8%। इसका मतलब ये हुआ कि वो लगभग पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर हैं। तो सवाल ये है कि ये इंपोर्ट्स आते कहाँ से हैं? और यहीं हमें एक अलग तरह का चोक पॉइंट देखने को मिलता है। फॉस्फोरस का लगभग सारा का सारा इंपोर्ट 98% सिर्फ एक देश पेरू से आता है, और पोटैश का 80% कनाडा से, और बाकी 15% रूस और बेलारूस से। मतलब सप्लाई कुछ ही देशों के हाथ में है, जो एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो अभी तक हमने आज के सिस्टम और उसकी कमजोरियों को समझा, पर भविष्य का क्या? जो हमारी अगली पीढ़ी की एनर्जी टेक्नोलॉजीज हैं, वो भी अपनी नई सप्लाई चेन्स बनाएंगी, और उनके साथ आएंगी नई तरह की निर्भरताएं। देखिए, भविष्य की एनर्जी को लेकर एक बात साफ समझना बहुत जरूरी है। चाहे हाइड्रोजन हो या लिथियम, ये कोई नए एनर्जी सोर्स नहीं है। ये असल में एनर्जी को स्टोर करने के तरीके हैं। एक तरह की बैटरी। वो एनर्जी तो कहीं और से ही आएगी ना, जैसे सूरज से या हवा से। और भविष्य के लिए 2 सबसे बड़े दावेदार हैं, हाइड्रोजन और लिथियम आयन बैटरीज। दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। हाइड्रोजन में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, पर उसे बनाना और स्टोर करना बहुत महंगा है। दूसरी तरफ लिथियम आयन टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी और सेट है, पर इसमें इस्तेमाल होने वाले रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और इनकी लाइफ भी कम होती है। हाइड्रोजन का एक जो सबसे बड़ा फायदा है वो है इसकी एनर्जी डेंसिटी, मतलब वजन के हिसाब से इसमें कितनी एनर्जी है। आप देखिए, पेट्रोलियम के मुकाबले इसमें लगभग 3 गुना और कोयले के मुकाबले 4.5 गुना ज्यादा एनर्जी होती है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है।
तो मतलब ये है कि कोई भी रास्ता परफेक्ट नहीं है। अगर हम लिथियम चुनते हैं तो हमें उन इलाकों पर निर्भर रहना होगा जहां पानी की कमी है, और अगर हाइड्रोजन चुनते हैं तो उसे बनाने के लिए बहुत सारी एनर्जी और एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। कहने का मतलब ये है कि हर नई टेक्नोलॉजी अपनी नई सप्लाई चेन और अपनी नई मुश्किलें लेकर आती है। तो इस पूरे सफर से हमने क्या सीखा? हमने एनर्जी, खाना और भविष्य की टेक्नोलॉजी के उन अदृश्य धागों को देखा जो हमारी दुनिया को एक साथ बांधे हुए हैं। चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ के देखते हैं। तो कुछ खास बातें जो सामने आती हैं। पहली, हमारी एनर्जी सप्लाई कुछ बहुत ही तंग समुद्री रास्तों पर निर्भर है। दूसरी, हमारा खाना कुछ गिने चुने देशों से आने वाली खाद पर निर्भर है। और तीसरी, भविष्य की टेक्नोलॉजी इस निर्भरता को खत्म नहीं करेगी, बस उसका रूप बदल देगी। चाहे तेल हो, पोटैश हो या लिथियम, हमारी दुनिया बहुत ही नाजुक ग्लोबल कनेक्शनों पर टिकी हुई है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमने एफिशिएंसी के लिए, मतलब हर काम को तेज़ी से और सस्ते में करने के लिए बहुत ही शानदार ग्लोबल सिस्टम बनाए हैं, लेकिन वो बहुत नाजुक भी हैं। तो इन चोक पॉइंट्स और नाजुक सप्लाई चेन्स की दुनिया में इस एफिशिएंसी की असली कीमत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है।